हम लोग देखेंगे बाबू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैटर के बारे में। यानी आज हम लोग करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और आज आपको बताएंगे कि मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, उसके स्टेट कितने हैं, किस तरह से हम किस स्टेट को पहचान पाएंगे, यानी किस तरह से हम एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे। तो सारा चीज आज हम देखने वाले हैं कि मैटर कैसे पहचानेंगे कि मैटर है, और मैटर है तो उसका कौन सा स्टेट है, उसका कौन सा टाइप्स है। तो ये सारा बात आज हम लोग करेंगे। इससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, हम लोग यूनिवर्स में जो रह रहे हैं, तो इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन भी मैटर और एनर्जी से ही हुआ है। तो चलो बाबू, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, ज्यादा बात करने का अभी हम लोग के पास टाइम है नहीं। तो द यूनिवर्स, ये हमारा ब्रह्मांड का जो फॉर्मेशन हुआ है बाबू, मेनली किससे हुआ है, तो मैटर और एनर्जी से। ये बात को थोड़ा सा बस याद कर लेना है, मैटर और एनर्जी से। अब इस एनर्जी के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे बाबू, अभी हम लोग को देख लेना है इस मैटर के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, मैटर को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और बाबू केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। एकदम आज के बाद याद हो जाना चाहिए कि मैटर कितने टाइप्स के हैं, उसके स्टेट कितने हैं, और किस स्टेट को हम कैसे पहचान पाएंगे। एक बात आपको और बता देना चाहते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन को ही हम लोग स्टेट कहते हैं, मैटर का स्टेट। और अगर हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन को देखें बाबू, तो केमिकल क्लासिफिकेशन को मैटर का टाइप कहते हैं, यानी प्रकार और अवस्था। प्रकार, टाइप्स को क्या कहेंगे, प्रकार, और स्टेट को क्या कहेंगे बाबू, अवस्था। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बाबू कि मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे कितने टाइप्स में दिखाया गया है, यानी मैटर कितने तरह के स्टेट के आधार पर होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें बाबू, मेन थ्री टाइप्स ऑफ या मेन थ्री स्टेट ऑफ मैटर। यानी अगर मेनली की बात करें, मुख्य की बात करें, तो हमारे पास जो पदार्थ की अवस्था है, मैटर का अवस्था है, स्टेट है, वो तीन होते हैं। लेकिन अगर हम लोग जनरली देखना चाहे बाबू, तो मैटर के स्टेट 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग स्टेट ऑफ मैटर के रूप में भी देखेंगे, स्टेट ऑफ मैटर। तो हमारे पास कितने स्टेट मिल गए बाबू, 5। कौन कौन मिल गए, एक सॉलिड, 2 लिक्विड, 3 गैस, 4 प्लाज्मा, और 5 बाबू वोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, कंडेंसेट। तो ये हमारे पास 5 क्या है, 5 है हमारे पास इस मैटर का स्टेट, जिसमें बाबू ये सॉलिड, लिक्विड और गैस ये मेन है, यानी मेन स्टेट ऑफ मैटर। यानी आपको यही 3 को ध्यान से देखना है, क्योंकि जनरली हमारे एवरीडे लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में यही 3 मैटर के स्टेट का काम आता है। इसी 3 पे हम लोग काम करते हैं। ये दोनों को हम लोग बाद में देखेंगे, जब हम इससे रिलेटेड काम करेंगे तब देखेंगे। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे समझना है बाबू कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पूरे का क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो चलिए फिजिकल क्लासिफिकेशन से हम लोग देख रहे हैं कि हमको कितने जनरली कितने मिल रहे हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी हमारे टोटल कितने जनरली 5 हैं। लेकिन अगर हम लोग मेन देखें बाबू, तो मेन हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आपको मेन स्टेट याद करके रखना है। तो मेन 3 स्टेट ऑफ मैटर, तो आपको ये तीनों का नाम याद कर लेना है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको पूरा के क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो मैटर को अगर हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे देखें बाबू, तो टाइप्स ऑफ मैटर देखें, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, यानी मैटर कितने तरह के होते हैं,
तो दो तरह के होते हैं कौन कौन बाबू, तो या तो होगा प्योर मैटर, शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर, और या तो इम्प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर। और एक बात आपको बता देना चाहते हैं, इम्प्योर, इम्प्योर कहने का मतलब अशुद्ध, यानी शुद्ध नहीं। तो अशुद्ध कब होगा बाबू, जब वो किसी के साथ मिला होगा तब। शुद्ध कब होता है, जब वो अकेले होता है। और अशुद्ध कब होता है, जब किसी और के साथ मिला होता है। तो जब मिल रहा है तो मिलना मिलावट हुआ, और मिलावट क्या है, एक तरह से मिश्रण है, तो इसको हम लोग मिक्सचर के रूप में भी जानते हैं। यानी इम्प्योर मैटर को ही हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर कहते हैं। अब हम लोग प्योर मैटर को क्लासिफाई करें बाबू, तो प्योर मैटर हमको टू टाइप्स के मिलते हैं। कौन कौन बाबू, तो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, और सेकेंड बाबू कंपाउंड। यानी प्योर मैटर टू टाइप्स के कौन कौन बाबू, तो एलिमेंट्स और कंपाउंड। अगर इम्प्योर मैटर्स की बात करें तो इम्प्योर मैटर भी हमको टू टाइप्स के मिलेंगे। कौन कौन बाबू, तो होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। यानी समान मिश्रण या विषमान मिश्रण। होमोजेनियस को हम लोग कहेंगे समान मिश्रण, और हेटेरोजेनियस को कहेंगे हम लोग विषमान मिश्रण। ये समान क्या है, विषमान क्या है, उसके बारे में भी हम लोग काम करते हैं। और इधर आपको दिखना है बाबू, तो एलिमेंट्स, अगर हम जो देखें एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो एलिमेंट्स थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने, थ्री। तो कौन कौन बाबू, तो या तो हमारा होगा मेटल, या तो हमारा होगा नॉन मेटल, और या तो हमारा होगा बाबू मेटोलाइट कहिए या सेमी मेटल, सेमी मेटल। ठीक है, ये हमारा एलिमेंट्स का टाइप। अगर हम लोग बाबू कंपाउंड को देखें तो कंपाउंड हमारे पास टू टाइप्स के कंपाउंड भी मिलेंगे। कौन कौन, तो या तो होगा बाबू ऑर्गेनिक कंपाउंड, और या तो होगा बाबू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हिंदी में देखे बाबू तो या तो होगा कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कहेंगे कार्बनिक यौगिक, और या तो होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अकार्बनिक यौगिक। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो क्लासिफिकेशन है मैटर का वो कुछ इस तरह का है कि हमारा सबसे पहले यूनिवर्स आता है। तो इस यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये फॉर्मेशन इसी मैटर और एनर्जी के मिलने से हुआ है। अब हमको मैटर के बारे में डिटेल्स में पढ़ना होगा। तो मैटर को हम लोग मेनली टू स्टेट और टाइप के रूप में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो अगर हम लोग स्टेट देखना चाहें तो टोटल कितने हैं, तो जनरली 5 है बाबू, लेकिन हमको पढ़ना कितना है, हमको पढ़ना बस 3 है। तो 3 पे ही फोकस करना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, इसके बाद हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन यानी टाइप्स ऑफ मैटर देखें तो बाबू मैटर टू टाइप्स के होते हैं, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर को हम लोग मिश्रण कहते हैं। तो आपको अधिकतर जगह पे मिश्रण मिलेगा, तो आप लोग मिश्रण यानी मिक्सचर के बारे में ही देखिएगा। प्योर मैटर टू टाइप्स के होते हैं बाबू, एलिमेंट्स और कंपाउंड। इम्प्योर मैटर भी टू टाइप्स के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। एलिमेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल या मेटोलाइट कहिए। कंपाउंड 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले आप ये सारा बात आप लोग जान गए, तो किस तरह से आप लोग समझ पाएंगे, समझ में आ गया होगा। तो चलो बाबू सबसे पहले हम छोटा सा आपको ऐसे ही डिनोट कर रहे हैं कि मैटर आखिर है क्या। तो मैटर वो है बाबू जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, जिसके पास वॉल्यूम होता है, जो रेसिस्टेंस फॉर्म करता है। तो ये सारा बात हम लोग देख रहे हैं, तो ये सब क्या है, मैटर है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि मैटर जैसे क्या क्या हो सकता है। जैसे आपके सामने कुछ भी दिख रहा है, जो जगह छेक रहा है, जो स्थान घेर रहा है बाबू, जिसके पास द्रव्यमान है, ये सभी के सभी क्या है, मैटर है। तो चलिए हम सभी को डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम सभी का डिफिनेशन देख लेते हैं कि मैटर क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर क्या है, एलिमेंट्स, कंपाउंड क्या है, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है।
तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं सभी का मैटर क्या है। तो चलिए हमने लिख दिया है इसलिए ताकि हमारा समय की बचत हो। लिखवाने में काफी ज्यादा समय अगर हम बोल कर लिखवाएं तो हो सकता है कि काफी लोग लिख भी नहीं पाए, इसलिए हमने लिख दिया कि आपके भी समय का बचत हो और आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा मेहनत हम अपनी तरफ से किए, इसलिए आपको मेहनत करना होगा। और आपको मेहनत करना क्या होगा कि आप अपनी कॉपी में नोट्स कीजिए, इसको याद कीजिए और हमारे टेस्ट में भाग लीजिए और टेस्ट में बनाकर दिखाइए। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं मैटर के बारे में, मैटर के नेचर और बिहेवियर के बारे में। तो आपको सबसे पहले हमारा टॉपिक मैटर आखिर है क्या। तो जैसा कि हमने बता दिया आपको कि जिसके पास स्पेस छींकने का क्या होता है, उसके पास गुण होता है, जो स्पेस लेता है, जो रेसिस्टेंस ऑफर करता है, जिसके पास मास होता है, वेट होता है, तो ये सभी क्या है बाबू, मैटर है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, बहुत ही नॉर्मल सा डेफिनेशन आपको लिखवाएं ताकि आप आसानी से याद कर लें। एनीथिंग्स दैट ऑक्युपाई अ स्पेस हैज मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस, यानी जिसको क्या करता है, जगह छेकता है, जिसके पास मास होता है, जो ऑफर रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो ये सभी क्या है बाबू, मैटर है। अगर हम लोग इसको और अलग तरह से बोलना चाहें तो और हम लोग बोल सकते हैं, तो वी कैन से दैट, यानी इसको और हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एवरीथिंग दैट वी कैन फील और सी एंड टच इज मेड ऑफ केमिस्ट्री, यानी जिस चीज को हम देख सकते हैं, जिस चीज को हम महसूस कर सकते हैं, या जिस चीज को हम छू सकते हैं, वो किससे बना होता है, वो मैटर से बना होता है, यानी वो ही क्या है, मैटर है। तो चलिए ये हम लोग देख लिए मैटर का डेफिनेशन। अब हम लोग जैसे आप सभी जान रहे हैं, आपके अगल बगल जितने भी सामान है सभी क्या है, मैटर है। चेयर, टेबल, एयर, स्टोन, पेन, डॉट 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 मोर, etc। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे बाबू, मैटर के नेचर और बिहेवियर के बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया बाबू नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। सबसे पहला बाबू हमारा नेचर है जो मैटर का। मैटर ऑक्युपाई स्पेस, यानी ये क्या करता है, जगह छेकता है। मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, यानी जो मैटर है बाबू किसमें बदलता है, एनर्जी में बदलता है। जैसे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक इक्वेशन भी दिया था, वो इक्वेशन क्या था बाबू, तो किसी भी मैटर को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते थे और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर पाते थे। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल में कि E बराबर mc² इक्वेशन पे कैसे हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट में थोड़ा सा बता दिया है कि किस तरह से मैटर को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया था E = mc², जहां E क्या है बाबू, एनर्जी है, A में क्या है बाबू, मास है, C क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेग है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यानी प्रकाश का वेग है। अगला है बाबू मैटर हैज वेट, उसके पास भार होता है। मैटर ऑफर रेसिस्टेंस, तो ये सारा बात आप लोग जो देख रहे हैं ये सभी मैटर से रिलेटेड है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैटर आखिर है क्या, इसका नेचर कैसा होता है, इसका बिहेवियर कैसा होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं वो स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के जो अवस्था है वो कितने हैं और उसको हम किस तरह से पहचान पाएंगे। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर। तो हमारे पास 3 ऐसे स्टेट हैं जो हम लोग मेनली उसका यूज करते हैं, काम करते हैं। तो हम ये 3 के बारे में ही देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारा बाबू मेन 3 स्टेट ऑफ मैटर, यानी हमारे पास 3 जो है मुख्य स्टेट है। तो पहला बाबू सॉलिड। सॉलिड क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सॉलिड वो है जिसका शेप और वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है, यानी उसमें कोई भी चेंजेज नहीं होता। उसके स्थान में परिवर्तन कर दीजिए, उसके स्थान में यहां से लेकर वहां चल जाइए, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जैसे मेरे पास एक हमारा जो स्टेट सॉलिड के जैसा ही है, अगर हम इसको यहाँ पे रख रहे हैं बाबू तो इसका एक डिफिनिट शेप है, ठीक है, डिफिनिट वॉल्यूम है। अगर हम इसको यहां से हटाकर यहां रख दें तो क्या यहां जैसा था वैसा अभी नहीं दिख रहा है ना, यानी जैसा पहले था वैसा अभी भी है, यानी इसके स्थान में परिवर्तन कर देंगे लेकिन इसका शेप और वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी डिफिनिट होगा। तो वैसे जो शेप और वॉल्यूम दिखाएंगे उसको हम लोग कौन सा स्टेट के रूप में देखेंगे बाबू, तो उसको हम लोग कहेंगे सॉलिड।
तो सॉलिड क्या है बाबू, सॉलिड हैज डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम। जैसे अगर देखना चाहें तो आइस, स्टोन, सैंड, आयरन, ये सभी का एक डिफरेंट शेप और वॉल्यूम होता है जो कभी भी परिवर्तन नहीं होता है बिना, अगर हम जब तक उसमें अलग से कोई टेम्परेचर नहीं देते हैं, जब तक यानी नॉर्मली उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नॉर्मली वो क्या होते हैं, डेफिनिट होते हैं, उसका शेप और वॉल्यूम सेम होता है, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे वो सॉलिड कहेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें तो हमने बता दिया है आपको कि किस तरह से सॉलिड होते हैं, उसका जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल होता है बाबू, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जकड़े हुए होते हैं, यानी एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। इसके कारण ही अगर आप किसी को अगर एक ईंट से उठाकर उसको मार देते हैं, अगर एक ब्रिक से उठाकर किसी के सर पे मार देते हैं तो उसका सर फूट जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? चाहे आपके पास एक ईंटा का ढेला है, अगर आप उसको कहीं फेंकना चाहते हैं तो वहां पे जाकर डायरेक्ट गिरता है, लेकिन अगर आपके पास एक गिलास पानी है तो अगर आप पानी को यहां से वहां फेंकते हैं तो पूरा का पूरा पानी आपका वहीं नहीं जाता है, जबकि बीच में ही रास्ता में ही कुछ कण गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा ईंट है वो उसके कण आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं, यानी इंटरमोलिकुलर पार्टिकल जो होते हैं ना, एक दूसरे से जकड़े हुए होते हैं, बंधे होते हैं, जो एक दूसरे को छोड़ता नहीं है, और उसको जहां हम फेंकते हैं वहां सभी के सभी साथ जाता है। लेकिन अगर हम लोग कोई लिक्विड की बात करें, चाहे जल की बात करें, वाटर की बात करें, तो अब जो लिक्विड होता है ना, उसका जो पार्टिकल होता है इंटरमोलिकुलर पार्टिकल, उसके कण के बीच कुछ गैपिंग होता है। क्या होता है? गैपिंग होता है। गैपिंग होने के वजह से उसके पास उतना ज्यादा बल नहीं होता, उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स कम जाता है, जिसके कारण अगर हम फेंकते हैं कहीं तो वो इकट्ठा नहीं जाता है, और इकट्ठा नहीं जाने के कारण उसका कुछ ना कुछ एनर्जी कम जाता है, फोर्स कम जाता है, जिसके कारण उसके कुछ पार्टिकल टूट जाते हैं और वो रास्ता में ही गिर जाता है। तो चलिए उसके बारे में डिटेल में हम लोग काम करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर पार्टिकल जो है काफी एकदम जकड़े हुए हैं। तो इसमें हमको दो चीज देखने को मिल रहा है वो, एक हमको मिल रहा है इंटरमोलिकुलर शेप, ठीक है, इंटरमोलिकुलर शेप कह सकते हैं या स्पेस कहिए, अंतराण्विक स्थान। और दूसरा हमारे यहाँ बाबू इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो एक बात आपको याद हो जाना चाहिए कि जिसका इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा, यानी उसके अंतराण्विक स्थान बिल्कुल एकदम कम होंगे। कम कहने का मतलब एकदम न के बराबर, यानी जिसको हम लोग नगण्य कह सकते हैं। यानी किसी भी सॉलिड के इंटरमोलिकुलर कण के बीच में, उसके पार्टिकल के बीच में कोई भी शेप नहीं हो, कोई भी स्पेस नहीं होते हैं, यानी सभी के सभी कण एक दूसरे से सटे होते हैं। जैसे में आप इसमें देख सकते हैं, नहीं ना, इसमें सब के सब क्या है, सटा हुआ है, यानी आप एक दूसरे कण को नहीं देख सकते कि इसमें कैसा कैसा कण है। जबकि ईंट में आप कुछ कण को देख सकते हैं, फिर भी वो इकट्ठा होता है, सब सटा हुआ होता है। तो जिसका इंटरमोलिकुलर स्पेस काफी कम होगा उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा होगा, यानी जिसका अंतराण्विक स्थान कम होगा उसका अंतराण्विक बल सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका जो ठोस का अंतराण्विक स्थान होता है एकदम नगण्य होता है, न के बराबर होता है, जिसके कारण इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा। यानी तीनों स्टेट में सबसे ज्यादा अंतराण्विक बल किसका होता है बाबू? तो इस सॉलिड का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, नगण्य होता है, न के बराबर होता है। चलिए, तो सेकंड हम लोग को देखना है लिक्विड। लिक्विड क्या है बाबू? तो कह सकते हैं लिक्विड वो है जिसका शेप बदलते रहता है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। जैसे में मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर देख लीजिए, मम्मी आपको जाना है कहीं बाजार या कहीं बाहर जाना, आपको पढ़ने जाना, ठीक है। आप मम्मी से पानी मांगे कि मम्मी पानी दो, और मम्मी गिलास में आपको पानी लेकर लाकर दे दी, एक गिलास में पानी लाकर दे दी, और मान लेते हैं कि इस गिलास में पानी 1 लीटर आता था। कितना लीटर? 1 लीटर। तो क्या अगर आपको पढ़ने जाना है तो आप वही गिलास में पानी लेकर चल दीजिएगा? नहीं ना, आपको खराब लगेगा, आपको इंसल्ट होगा। तो आप क्या कीजिएगा,
आप उस गिलास वाले पानी को अपने बोतल में कैप्चर कीजिएगा, उसको भरने का कोशिश कीजिएगा। तो मान लेते हैं कि आपके पास एक बोतल है, इस बोतल का जो शेप है वो बोतल के जैसा लंबा है और इसका जो वॉल्यूम है ना, इसमें भी हम लोग 1 लीटर पानी डाल सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं चाहे 2 लीटर पानी डाल सकते हैं, यानी आपके पास जो बोतल है ना उसमें 2 लीटर हम लोग पानी डाल सकते हैं या रख सकते हैं। अब क्या किए कि आपके पास जो पानी था उस पानी को आप इस गिलास से इस बोतल में डाल दिए। जब आप इस गिलास से इस बोतल में डाले तो एक बात तो आपका तय होगा कि जादू हुआ होगा, क्योंकि डाल रहे हैं 1 लीटर और भर गया होगा 2 लीटर। ऐसा हुआ होगा ना, आप सभी जानते हैं कि 1 लीटर पानी डालेंगे, जितना लीटर की बोतल रहेगा उतना लीटर में डालेंगे तो उतना लीटर पानी हो जाएगा, ये सब जानते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है, आपके पास होता है क्या? नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता है। हम लोग पानी कितना डाल रहे हैं 1 लीटर, तो इसमें जाएगा कितना? 1 ही लीटर ना, तो जगह भी कितना छेकेगा? 1 ही लीटर। लेकिन बोतल कितने लीटर का था? 2 लीटर का था। क्या 2 लीटर पानी भर जाएगा अपने आप? नहीं ना, यानी ये बोतल आधा ही भरेगा, आधा खाली रहेगा। ऐसा क्यों होगा बाबू? क्योंकि हमारा बोतल बड़ा था और पानी कम था। तो यहाँ पे हमारा क्या देखने को मिल रहा है कि यहां से पानी तो हम डाल रहे हैं 2 लीटर, 1 लीटर, लेकिन इसमें आ रहा है कितना? 2 लीटर। है ऐसा? नहीं ना, यानी इसमें भी 1 लीटर था तो इसमें भी कितना लीटर है? 1 लीटर। हमने दिखाया है कि 2 लीटर का बोतल है, लेकिन उस 2 लीटर में आ कितने लीटर रहा है? 1 लीटर। अब यहाँ पर एक बात तो कंफर्म हो गया कि इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, यानी जितना यहाँ पे वॉल्यूम था 1 लीटर, वहां ही इतना वॉल्यूम। लेकिन एक चीज देखने में तो काफी चेंज लग रहा है। यहाँ पे अगर हम इसका शेप देखें तो इसका शेप कैसा होगा बाबू? गिलास के जैसा। जबकि अगर हम इसका शेप देखें तो इसका शेप कैसा होगा बाबू? कैसा होगा? बोतल के जैसा। यानी इसका शेप क्या हो रहा है? डेफिनेट नहीं हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है। अब हमारा मन क्या है कि चलो हम पढ़ने नहीं जाएंगे, ठीक है, हम पढ़ने नहीं जाएंगे। तो आप क्या किए कि अपने घर के एक बड़ा सा बाल्टी था, बड़ा सा बाल्टी, ठीक है, एक बाल्टी था, लगभग मान लेते हैं कि 5 लीटर का था। तो अभी 5 लीटर आप पढ़ने नहीं गए तो पानी को बर्बाद नहीं करना चाहते, तो आप कहें कि पढ़ने नहीं जाएंगे, तो ये 5 लीटर पानी वाला जो बाल्टी था उसमें आप ये जो पानी था अपने बोतल में इसको डाल दिया, तो क्या 5 लीटर यहाँ भर जाएगा? नहीं, ऐसा होगा? नहीं होगा। यानी आपने पानी डाला 1 लीटर तो थोड़ा सा ही भरेगा, यानी 1 लीटर ही इतना जग लेगा। तो बताओ तो बाबू, आपने गिलास से बोतल में डाला तो 1 लीटर, यहाँ डाला तो यहाँ भी कितना है? 1 लीटर। तो यहाँ 1 लीटर था तो आपने बाल्टी में भी डाला तो यहाँ भी कितना जाएगा? 1 लीटर। यानी देखो तो आपको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसके स्थान में तो परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसके शेप की बात करें तो इसका शेप गिलास के जैसा, इसका शेप बोतल के जैसा और इसका शेप बाल्टी के जैसा, यानी इसका शेप क्या है? डेफिनिट नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं हमारा लिक्विड क्या है बाबू। तो लिक्विड है डेफिनिट वॉल्यूम बट डोंट डेफिनिट शेप, यानी जिसका वॉल्यूम तो डेफिनिट होता है, निश्चित होता है, लेकिन बाबू उसका शेप डेफिनिट नहीं होता, अनिश्चित होता है। जैसे अगर देखना चाहे बाबू तो वाटर, मिल्क, ऑयल, पेट्रोल etc। अगर हम लोग इसका बाबू कुछ ऐसा शेप देखना चाहें, इसका हम लोग आकृति देखना चाहें, तो कुछ हमको ऐसा आकृति दिखेगा और इसका इंटरमॉलिक्यूलर जो पार्टिकल होंगे वो थोड़े से गैपिंग बना बना के रहेंगे, जिसके कारण आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम लोग पानी में जब चीनी डालते हैं तो चीनी आखिर गायब कहाँ हो जाता है, चीनी आखिर चल कहाँ जाता है, क्योंकि पानी पहले के जैसा ही दिखता है, चीनी भी उसी में समा जाता है। चीनी हमको बाद में दिखता भी नहीं कि चीनी आखिर गया तो कहाँ गया, और उसमें कोई भी परिवर्तन भी नहीं होता है। जैसा पहले पानी का जो हमारा वॉल्यूम था वो वॉल्यूम में फिर से चलाता है, तो वो चीनी आखिर जाता कहाँ है। यानी किसी गिलास में अगर हम पानी के साथ चीनी डाल दिए तो पानी का वॉल्यूम नहीं बढ़ता, यानी जो शरबत बन रहा है ना उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, डेफिनिट होता है, जो पहले से था वही होता है। तो चीनी आखिर जाता कहाँ है? वो कब होगा? जब हम लोग उस पानी से कम मात्रा में चीनी डालेंगे तब होगा। पानी से ज्यादा मात्रा में डाल दीजिएगा तब तो अलग होगा ही, लेकिन पानी से कम मात्रा में चीनी डालेंगे तो चीनी आखिर गायब कहाँ हो जाता है? तो बाबू गायब कहीं नहीं होता है, वो भागता कहीं नहीं। इसके बीच में जो आपको स्थान दिख रहा है ना, खाली जगह दिख रहा है ना, इसी खाली स्थान में जाकर वो
बैठ जाता है। जब बैठेगा बाबू तो बता तो इसके कण में कुछ ना कुछ तो पहले की तुलना में मोटाई आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब आपका जो पानी होगा ना, जो वाटर होगा, आप उसको एक चम्मच से निकाल के देखिएगा और उसका मोटाई देखिएगा, फिर आप जब शरबत बना दीजिएगा उसका मोटाई देखिएगा, तो आपको देखने से ही लगेगा कि ये जो जल था ना, ये जल के तुलना में हमारा जो शरबत बन रहा उसका जो कण मिल रहा ना वो हमको मोटा दिख रहा है। तो मोटा इसी के कारण हो रहा है क्योंकि इसके पहले इसे खाली स्थान था और इस खाली स्थान में कौन आ जा रहा है, चीनी आ जा रहा है। चीनी विलय होकर इसमें बैठ जा रहा है, जिसके कारण इसका आकार पहले के तुलना में कैसा दिख रहा है, तो थोड़ा मोटा दिख रहा है। तो यही था जादू। ठीक है, ये जादू आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं बाबू कि सॉलिड की तुलना में इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है क्या, तो किसी भी इसमें आप देख सकते हैं, किसी भी स्टेट में आप किसी भी मैटर को देख सकते हैं, तो किसी पदार्थ के टू पार्टिकल यानी दो पार्टिकल के बीच में जो आपको स्पेस दिखेगा ना बाबू, उसी को हम लोग कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स रहेगा ना बाबू, फोर्स लगेगा ना बाबू, उसको हम लोग कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो आप देख सकते हैं कि दोनों कण के बीच में कुछ ना कुछ गैपिंग आपको दिख रहा है, यानी इसका गैपिंग इस सॉलिड की तुलना में ज्यादा है। तो क्या इसका फोर्स ज्यादा होगा? नहीं, कम होगा। यानी इस सॉलिड के तुलना में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसका कम होगा। नेक्स्ट बाबू हमारा गैस। तो गैस क्या है? तो गैस के पास न तो आयतन निश्चित होते हैं, न तो उसके शेप निश्चित होते हैं। जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक 5 लीटर का टंकी है। ठीक है, 5 लीटर का टंकी है, इसमें आपने 5 लीटर गैस भर दिया है। 5 लीटर गैस भर दिया है। अब आपके बगल में, चाहे आपका जिस घर में रह रहे हैं, चाहे आप जहां रह रहे हैं वहां, मान लेते हैं कि बड़ा सा सिलेंडर था 14 लीटर का। अब ये टंकी का गैस खत्म हो गया, तो आपके जो नजदीक वाले थे ना, वो कहे ना कि बाबू हमरा में गैस डाल दो, हम तोरा ला खाना बना देंगे और कल जाकर कल हम लाएंगे तो फिर तुमको हम वापस कर देंगे। ये भी लड़का खुश हो गया कि चलो आज फ्री में खाना मिल रहा है, कल हमको गैस मिल जाएगा। तो ये लड़का इसको यहाँ गैस क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ डाला कितना? 5 लीटर। तो ये 5 लीटर जाकर नीचे बैठ गया होगा, क्योंकि टंकी तो 14 लीटर का था ना, तो 5 लीटर गैस नीचे जाकर बैठ गया होगा। तो जब 5 लीटर गैस जाकर नीचे बैठ गया होगा, तो इनको खाना बनाने के लिए क्या करना होगा? टंकी को उल्टा करना होगा, तब ना ये गैस ऊपर आएगा। यानी इसको हम जब ऐसे करेंगे तो इसका मुंह, तो पाइप लगाने का जो यहाँ पे नीडल होता है ना, यहाँ से ना पाइप लगता है, जो गैस निकलने का पाइप होता है यहाँ पे लगता है। तो इस गैस को यहाँ तक आने के लिए क्या करना होगा? इस गैस को उल्टा करना होगा। ऐसा आप लोग जानते हैं, ऐसा आप लोग समझते हैं, आप लोग समझदार हैं। तो ऐसा करना पड़ता है, करना पड़ता है। अब क्या करना पड़ता है? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। यानी आपके टंकी में अगर 100 ग्राम भी गैस बच रहा है ना, तो आप उसके ऊपर से ही गैस निकाल सकते हैं। आपको उसको पलटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पलटने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको ऐसे ही निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैस कभी भी बैठा हुआ नहीं होता है। गैस चाहता है कि हम जिस भी कमरे में बंद हैं, जिस दीवार के चारों तरफ से बंद हैं, उससे बाहर जाएं, और उससे बाहर जाने के लिए बेचारा हमेशा ऊपर रहता है। यानी उसका प्रेशर हमेशा ऊपर की ओर बनता है, ऊपर की ओर भागने का कोशिश करता है। तो जब ऊपर की ओर भागने का कोशिश करेगा और ऊपर से दीवार बंद है, तो वो कहीं नहीं ऊपर जा पाएगा। तो क्या वो पूरे में फैलेगा कि नहीं फैलेगा? ऊपर टकराएगा तो टकराने के बाद उसका जो भी पार्टिकल है पूरे के पूरे घर में फैलेगा कि नहीं? यानी उस दीवार के चारों तरफ पूरा में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो इसमें हम 5 लीटर ही टंकी इसमें डाल रहे बाबू, लेकिन ये 5 लीटर यहाँ पर जाकर बैठेगा नहीं, ये ऊपर जाने का कोशिश करेगा। ऊपर जाने का कोई मौका नहीं मिल रहा, कि टंकी में पूरा में फैलेगा। तो ये पूरा में फैलेगा तो पूरा का पूरा ना वॉल्यूम ही ले रहा है जी। तो बताओ तो इसमें डाले कितना? 5 लीटर, लेकिन इसका शेप कितने लीटर का था? 14 लीटर का। तो ये जो टंकी का गैस था, ये 14 लीटर में ना फैल जाएगा। तो बाबू यहाँ 5 लीटर जगह छेक रहा था, लेकिन यहाँ कितना लीटर जगह छेकेगा? 14 लीटर जगह छेकेगा। तो क्या बाबू यहाँ पर इसका वॉल्यूम डिफिनिट है? नहीं।
बिल्कुल डिफिनिट नहीं है। हम उसको जिस शेप में ले जाएंगे, जिस तरह के टंकी में ले जाएंगे, उतना बड़ा टंकी में वो पूरा का पूरा जगह लेगा। अगर हम इसको 30 लीटर की टंकी में डाल दें तो पूरा का पूरा 30 लीटर का जगह ले लेगा। अगर 50 लीटर की टंकी में डाल तो 50 लीटर जगह, जबकि 5 ही लीटर था लेकिन 50 लीटर का जगह ले रहा है। तो किसी भी पार्टिकल द्वारा छेका गया कुल जो क्षेत्र होता है वही उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बाबू कि 5 लीटर कितने लीटर में बदल गया, 14 लीटर में बदल गया, यानी इसका वॉल्यूम सेम नहीं होता है। अब अगर शेप की बात करें बाबू, तो ये छोटा टंकी था तो कंफर्म है कि इसका शेप भी छोटा होगा, या मान लेते हैं कि इसका गोल शेप होगा, और इसका लंबा शेप है तो इसमें आपको गोल दिख रहा है, यानी इसका शेप कैसा हो गया, गोल हो गया। इसमें डाले तो इसका शेप कैसा हो गया, लंबा हो गया। और इसके पीछे क्या वजह होता है कि अगर हम कहीं गैस को फेंकते हैं चाहे निकालते हैं तो गैस एक दिशा में नहीं जाता, पूरे में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो फैलता है कब, यानी कोई एक दूसरे से टूटता है या बिखरता है कब, जब उसके बीच में कोई मजबूत बॉन्ड नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप 5 दोस्त घूमने गए और कहीं थोड़ा सा आगे गए तो एक दोस्त उधर चल गया, एक दोस्त उधर, एक दोस्त उधर। ऐसा क्यों होगा, जब आप पांचों के बीच में बॉन्ड अच्छा नहीं होगा। जब बॉन्ड कमजोर होगा तो कंफर्म है कि टूट ही जाएगा, लेकिन जब आपके बीच में बॉन्ड मजबूत है तो आप कितना भी भीड़ में जाइएगा फिर भी आप साथ जाइएगा। तो जब साथ जाइएगा बाबू तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड होगा। लेकिन 5 को अगर आप हाथ जोड़कर चल रहे हो और थोड़ा सा भीड़ बढ़ा तो 1-2 अगर इधर उधर हो जाते हैं तो वो लिक्विड हो जाएगा। और अगर पांचों के पांचों हाथ छोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में कोई भी मजबूत बॉन्ड नहीं होता है। मजबूत बॉन्ड नहीं होने के पीछे कारण है इसके जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से बंधित नहीं होते हैं, काफी दूर दूर फैले होते हैं, जिसके कारण इसके बीच में कोई भी इंटरमोलिकुलर बॉन्ड मजबूत नहीं होता है। तो आप चलिए यहाँ पर डिफिनेशन देख लेते हैं, गैस आखिर है क्या। तो गैस हैज नेदर ए डेफिनिट शेप एंड नॉट डेफिनिट वॉल्यूम, यानी इसके पास ना ही शेप निश्चित होते हैं और ना ही वॉल्यूम निश्चित होते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसे हम लोग गैस कहते हैं। जैसे दैट एग्जांपल आप देख सकते हैं, एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मोर देन जितने भी हमारे पास गैस हैं सभी के सभी आपको इसी के कंडीशन में दिखेंगे। आप जितने भी पढ़े हैं या जितने भी जानते हैं या जितने भी सीखे हैं सभी के सभी गैस इसी कंडीशन में होते हैं। इसका बिहेवियर और नेचर ऐसा ही होता है जिसके कारण इसका कोई भी डिफिनिट शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। और इसके बीच में आप देख सकते हैं कि इसका इंटरमोलिकुलर शेप जो आपको दिख रहा है, स्पेस जो आपको दिख रहा है काफी दूर है। तो जब इसके बीच में कोई कण आपस में जुटा हुआ दिख ही नहीं रहा है, काफी दूर दूर है, स्पेस ज्यादा है, तो क्या इसके बीच में कोई भी बल होगा, नहीं होगा। तो इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण इसका इंटरमोलिकुलर फेस सबसे कम होता है, यानी इसके पीछे में कोई भी बल नहीं होता। इसके कारण अगर हम किसी को गैस से फेंक कर मारना चाहें तो उसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही गैस यहां से निकलेगा वो अपने आउट ऑफ साइड में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जहां तक उसको भेजना चाहे बिना किसी पाइप के सहारे जा ही नहीं सकता, बिना किसी सोर्स के सहारे जा ही नहीं सकता। इसके कारण हम लोग देख सकते हैं कि गैस सबसे क्या होता है, वी कैन एग्जिस्ट डिफरेंट स्टेट, यानी हम इसको अलग अलग स्टेट में क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर छोटा सा हम लोग देख लेते हैं बाबू कि जैसे में हमारे पास सॉलिड, हमारे पास तो 3 ही स्टेट है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम लोग देख लीजिए सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से गैस बना सकते हैं और गैस से फिर से हम लोग सॉलिड और लिक्विड बना सकते हैं। तो जैसे में अगर हम लोग गैस से अगर लिक्विड बनाना चाहें तो इसको हमको क्या करना होगा, हीट करना होगा। फिर से हम लोग अगर लिक्विड से गैस में अगर चेंज करना चाहें तो फिर से हमको हीट करना होगा। लेकिन अगर हम लोग गैस से बाबू लिक्विड में बदलना चाहें तो हमको इसका टेम्परेचर कम करना होगा। अगर फिर से हम लिक्विड से सॉलिड में बदलना चाहें तो फिर से हमको इसका टेम्परेचर क्या करना होगा, कम करना होगा। यानी अगर हमको सॉलिड से लिक्विड की तरफ सॉलिड से गैस की तरफ जाना है तो हमको क्या करना होगा, हीट करना होगा। और अगर गैस से बाबू हमको सॉलिड की तरफ जाना होगा तो क्या करना होगा, टेम्परेचर कम करना होगा, यानी उसमें से कम करना होगा, इसको ठंडा करना होगा। एक बार फिर से समझा देना चाहते हैं कि अगर हम सॉलिड से गैस की तरफ जाएंगे तो हीट करना होगा
और अगर हम लोग गैस से अगर सॉलिड की तरफ जाना चाहें तो हमको क्या करना होगा, ठंडा करना होगा। जैसे में आप देख सकते हैं बाबू, आप लोग आइस का नाम सुने होंगे, आइस जिसको हम लोग बर्फ कहते हैं। जब हम लोग आइस को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो किस में चेंज हो जाता है बाबू, लिक्विड में चेंज हो जाता है। लिक्विड कहने का मतलब वाटर में चेंज हो जाता है। और अगर फिर से अगर हम लोग वाटर को हीट कर देते हैं, अगर हम लोग जल को हीट कर देते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया बाबू, आइस से वाटर और वाटर से वेपर। ये कब हो रहा है, जब हम लोग गर्म कर रहे हैं तब, हीट कर रहे हैं तब। लेकिन अगर हम इस वेपर को अगर हम लोग ठंडा कर दे, क्या कर दे, ठंडा कर दे, तो फिर से किस में आ जाएगा, वाटर में आ जाएगा। और अगर फिर से हम इस वाटर को ठंडा कर दे तो फिर से किस में बदल जाएगा, वो आइस में बदल जाएगा। यानी इस तरह से हम तीनों स्टेट को एक दूसरे से एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है जिसको पे हमको ध्यान देना है कि आइस से वाटर और वाटर से वेपर, वेपर से वाटर और वाटर से आइस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। तो कई कंडीशन हमारे पास ऐसे भी आएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे कि कोई सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा बाबू, तो गैस में चेंज हो जाएगा, बिना लिक्विड में चेंज हुए गैस में चेंज हो जाएगा। तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए, ये हम लोग का था स्टेट ऑफ मैटर। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाबू टाइप्स ऑफ मैटर।